जितने भी पर्वत आते हैं हमारे, चोटियाँ आती हैं, उन सब के बारे में जान लिया था। आज हम उससे आगे बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो हमने जाना था जो शिवालिक हिमालय था वो लास्ट श्रेणी थी हमारे हिमालय पर्वत की, और उस श्रेणी से दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में जितना भी क्षेत्र लगता है हमारा, ये सारा क्षेत्र हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान में आता है। इसको हम उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलते हैं। अब हम इसके बारे में जाने तो इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 7 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। इसका कुल क्षेत्रफल जाने हम तो 7 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आता है। और इसकी कुल लंबाई जाने तो इसकी लंबाई मिलती है हमें 3200 किलोमीटर ये लंबा है। क्योंकि इधर ये क्षेत्र पंजाब सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पंजाब से लेकर और ये यहाँ बांग्लादेश तक ब्रह्मपुत्र नदी तक लगता है। ये सारा उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही आता है। इसकी कुल लंबाई जिसमें 3200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें हम तो इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। क्योंकि यहाँ पर इसके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास में 150 से 300 किलोमीटर के बीच में मिलती है इसकी चौड़ाई। और आगे जाके ये जब असम घाटी में हम देखते हैं, असम घाटी का जो मैदान है उसमें इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो जाती है। वहाँ पर इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर बीच में देखने को मिलती है। तो इसकी चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। अब ये मैदान है, ऊपर से हिमालय पर्वत से नदियाँ आएंगी बहती हुई। यहाँ प्रमुख 3 नदियों को मैदान से माना जाता है, जिसमें कि पहली एक सिंधु नदी आती है। सिंधु नदी आई, ये चली जाती है पश्चिम की तरफ, और दूसरी एक आती गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से उत्तर के मैदान से होते हुए सारा डेल्टा बनाते हुए समुद्र की तरफ चली जाती है, पूर्व की तरफ। और एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान ही बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों को बहुत बहाव मिलता है, बहुत फैलाव है इस क्षेत्र में। नदियाँ ज़्यादातर ये क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी है। इसकी जब इसमें जल है, यहाँ जल है, नदियाँ बह रही हैं, तो कुल जल की कुछ गहराई भी होगी। तो उस जल की गहराई यहाँ पर 2000 मीटर टोटल इसकी गहराई है, जल की गहराई है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो क्षेत्र हैं, जब हम यहाँ से शिवालिक से उतरे नीचे को मैदानी भाग में आए तो इनको कुछ अलग अलग पार्टों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। उनके अलग अलग नाम है तो हम उन्हें जानते हैं। सबसे पहले ये हम गंगा को ले लेते हैं। गंगा नदी जब यहाँ से नीचे को आती है, ये शिवालिक हिमालय लास्ट श्रेणी है हिमालय पर्वत की। जब शिवालिक हिमालय से गंगा नदी मैदानी भाग को छुएगी, सबसे पहली बार मैदानी भाग में आएगी। मैं यहाँ गंगा नदी की बात कर रहा हूँ बस। गंगा नदी जब यहाँ से पहली बार यहाँ आएगी तो ऊपर से पहाड़ों पे से आ रही है, पहाड़ पर्वत में से होती हुई आ रही है। अपने साथ ही एक कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लेकर आएगी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर आई। और उसने सबसे पहले जब मैदानी भाग को स्पर्श करा था यहाँ पर छोड़ दिए उसने, यहाँ पर कंकड़ पत्थर छोड़ दिए। तो यहाँ पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच में से बहती हुई जाती है, यहाँ इनके बीच में लुप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो पत्थरों के बीच में से बहेगी, बहती हुई दिखाई नहीं देती इतनी, क्योंकि पत्थरों के बीच में बहती जाती है। तो इसे यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पे लुप्त हो जाती है गंगा नदी। और जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो सारी यहाँ पे आके लुप्त हो जाती हैं। और कंकड़ पत्थर को यहाँ पे छोड़ने के बाद ये जब यहाँ छोड़ेंगे तो खेती तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, इसमें खेती कर नहीं सकते हम। इसलिए इसको सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको भावर प्रदेश। इसको सबसे पहले भावर प्रदेश बोल देते हैं, जहां पर इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। 8 से 10 किलोमीटर की एक पट्टी नुमा है, ये आ रही है यहाँ पे, ये पट्टी नुमा बनाती है 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी है। अब यहाँ पर इसने कंकड़ पत्थर तो छोड़ दिए सारे यहाँ। अभी यहाँ से आगे जाएगी मैदान में ये तैरती हुई जाएगी, तैरती हुई दिखाई देगी नदी, क्योंकि यहाँ तक कंकड़ पत्थर थे, इसमें बह रही थी, यहाँ तो दिखाई नहीं देती। अब ये जब इससे आगे जाएगी तो थोड़ी तैरती हुई दिखाई देगी। अब जब तैरती दिखाई दे तो इसको हमने तराई नाम दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ी कम चौड़ाई थी इस पट्टी की, और अब मैदानी भाग में ज़्यादा में आ गई थी ये, और ज़्यादा फैल जाएगी नदी। तो यहाँ पर कुल इसकी चौड़ाई
तराई क्षेत्र में 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र के बारे में जान लें। अब तराई क्षेत्र से नीचे 2 क्षेत्र और होते हैं हमारे, जिनके 2 भाग मतलब 2 नाम है, एक तो खादर और बांगर। हम खादर बांगर में से हम पहले खादर की बात करेंगे, हालांकि जानते तो होंगे, हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो खादर और बांगर में खादर सबसे पहला क्षेत्र है, क्योंकि जब भी कोई भी नदी ऊपर से आएगी अपने साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी, जलोढ़ मिट्टी लेकर आएगी, जो कि खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अब ये मिट्टी लेकर आई, मिट्टी लेके इसने यहाँ पर मिट्टी का जमा होगा, ठीक ठाक मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर खेती हो जाएगी। तो जिस जमीन में हम खेती कर लेते हैं नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी बहा के लाई जाती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। तो ये सबसे पहले खादर क्षेत्र हो गया। खादर उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ खेती होगी ठीक ठाक। और अब बांगर की, बांगर में ऐसा होता है, मान लो कोई यहाँ से नदी आई, नदी आने के बाद में ये नदी यहाँ से सूख गई है, इसने अपना रास्ता बदल लिया नदी ने। अब सूखने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ की जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी थी वो अनउपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, वहां पर वो खेती के लायक मिट्टी नहीं बचेगी, वहां पर खेती कोई हो नहीं सकती जब अनउपजाऊ मिट्टी है। तो जब खेती नहीं होगी तो हम उसको बांगर नाम दे देते हैं, उस क्षेत्र को हम बांगर बोल देते हैं। और जो खादर क्षेत्र होता है, खादर क्षेत्र में नदियों के द्वारा बाढ़ भी आती है, तो बाढ़ के द्वारा भी बहुत सी मिट्टी लाई जाती है, तो उपजाऊ मिट्टी सारी खादर क्षेत्र में जमा हो जाती है, उसको हम खादर ही बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है एक रेहे और कलर मिट्टी की, रेहे या कलर। रेहे या कलर मिट्टी, रेहे कलर की हम बात करेंगे तो ये बांगर है, यहाँ पर इसमें बांगर क्षेत्र में हमने सिंचाई करी, सिंचाई करने के बाद जब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जहाँ जिस जमीन पर हमने सिंचाई करी है वहां पर एक सफेद चादर हो जाती है, जैसे नमकीन की चादर होती है ना, मतलब नमक की चादर होती है, सफेद चादर, सफेद सफेद चादर हो जाती है सिंचाई करने के बाद में, तो उसको हम रेह बोलते हैं। रेह का मतलब नमकीन होता है, इसलिए उसको रेह या कलर नाम दिया जाता है उसको। नमकीन चादर हो जाती है इसके ऊपर सफेद। ऐसे ही भूड़ होते हैं, फिर आते हैं भूड़ क्षेत्र। इसको मान लेंगे भावर के दक्षिण में तराई, तराई के दक्षिण में खादर बांगर, खादर बांगर के दक्षिण में फिर आ जाएगा हमारे भूड़। भूड़ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कंकड़ी जमीन, यहाँ तक कंकड़ पत्थर होते हैं थोड़े, और थोड़ी उठी हुई जमीन होती है, वो भी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती। भूड़ हमारे रामगंगा और गंगा का जितना भी क्षेत्र है वहां पर भूड़ पाए जाते हैं, गंगा और रामगंगा का जो क्षेत्र है भूड़ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्र में, मुरादाबाद और बिजनौर के आसपास के क्षेत्र में वहां पर भूड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ से आई गंगा नदी, फिर ये आगे लास्ट में जाकर समुद्र में जाकर तो इसको मिलना है, समुद्र में जाएगी। जब समुद्र के पास पहुंचती है तो वहां पर ही सबसे एक तो स्पीड इसकी बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और क्योंकि ये फैल जाती है, यहाँ पर एक पट्टीनुमा है, और जब आगे जाएगी आगे जाके ये फैल जाएगी, यहाँ पर ये मतलब चौड़ी हो गई, और तो इस तरह का कुछ ये रूप लेती है अपना, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस ने नाम दिया था इसको डेल्टा। उन्होंने नील, विश्व की सबसे बड़ी नील नदी को देख के उसमें डेल्टा बनाते हैं तो उसको नाम डेल्टा दिया था। ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा इसका? सुंदरबन डेल्टा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है, सुंदरी नाम के वृक्ष बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया इसके नाम पर। और सब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। इसकी कुल हम लंबाई की बात करें तो 430 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 460 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। तो यहीं पर ये अभ्यारण्य भी बना हुआ है जिसको हम एक जल अभ्यारण्य बोल सकते हैं या नदी अभ्यारण्य,
क्योंकि यहाँ पर जल सारा पानी पानी ही है, इधर साइड में डेल्टा बनाती है ये पानी से गंगा नदी अपना। यहाँ पर बंगाल टाइगर जो कि प्रसिद्ध एक टाइगर है, बंगाल टाइगर, सफेद टाइगर यहीं पाए जाते हैं, इसी सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। एक टाइगर संरक्षित क्षेत्र है ये। अब हम इसमें आय की बात करेंगे कि किस क्षेत्र में, मान लो जैसे पंजाब, हरियाणा और अपने यूपी, बिहार और असम में, मतलब किसी क्षेत्र से होते हुए किस नदी के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है उस क्षेत्र को, हम उसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, सपोज ये पूरा हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। अब इसमें उत्तर भारत के मैदान में सबसे पहले हमने नाम दे दिया एक पंजाब और हरियाणा का मैदान। इसको कई भागों में बांटा गया। भागों में इसलिए बांटे कि जितना हम ज्यादा इसको डिवाइड छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे उससे समझने में भी आसानी होगी और याद भी ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो इसलिए इसको सबसे पहले दिया पंजाब और हरियाणा का मैदान। ये पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसकी हम बात करें तो ये इधर पश्चिम में ये सीमा बनाता है सतलज नदी से, जिसको बिष्ट दोआब भी बोला जाता है। बिष्ट दोआब एक, ऐसे मैं समझाता हूँ, दोआब ये होता है, मान लो ये दो नदियां हैं, ये दो नदियां बह रही हैं, जो इसके बीच का क्षेत्र है ये वाला, ये जो क्षेत्र है इसको हम दोआब बोलते हैं। ऐसे ही ये हमारा बिष्ट दोआब में आता है, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो कि बिष्ट दोआब है हमारा व्यास नदी और सतलज नदी के बीच में, इन दोनों नदियों के बीच में बिष्ट दोआब है। तो इसकी पश्चिमी सीमा पंजाब और हरियाणा की पश्चिमी सीमा तो लगती है सतलज से, और इसकी पूर्वी सीमा लगती है यहाँ यमुना नदी से। इसके पूर्व में यमुना नदी है। हम इसी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें इसकी लंबाई 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 640 किलोमीटर लंबाई और 300 किलोमीटर ये चौड़ा है। सबसे पहले होगा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है। यहाँ पर रावी, ब्यास, सतलज ये नदियां बहती हुई। कुछ क्षेत्र इसका बांगर भी है, बांगर के उसमें क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पहले एक सरस्वती नाम की नदी बहती थी, वो अब यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है, यहाँ पर आके हरियाणा में। तो कुछ क्षेत्र इसका बांगर क्षेत्र में भी आता है। फिर इसके बाद बात आती है एक राजस्थान की, राजस्थान के मैदान की बात करते हैं। तो राजस्थान का मैदान सबसे पहले इसमें पाकिस्तान से सीमा लगाएगा, इसकी पश्चिमी सीमा, फिर इसकी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र से इसकी सीमा लगेगी। इसमें भी 1,75,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, टोटल लंबाई चौड़ाई यही है सेम इसकी। इसमें जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है उसमें मरुस्थली क्षेत्र है, वो जो मारवाड़ का क्षेत्र रखता है, जोधपुर, इसमें जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर ये क्षेत्र आते हैं, सब इसे मारवाड़ रखते हैं। इसे कुछ क्षेत्र जो शेखावाटी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में बांगर क्षेत्र पाया जाता है, बहुत कम उसमें पाया जाता है बांगर क्षेत्र और खादर। अब इसके बाद बात आती है गंगा मैदान की। इसमें गंगा मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये पूरा गंगा मैदान, ठीक है, सपोज इसका 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको, जिसमें सबसे पहला इसका उत्तरी गंगा मैदान है। उत्तरी गंगा मैदान, इसकी उत्तरी गंगा मैदान, फिर तीसरा मध्य गंगा मैदान, चौथा निम्न गंगा मैदान। इसकी टोटल हम सारे की बात करें, सारा गंगा मैदान जो है इसकी कुल क्षेत्रफल 3.3 लाख वर्ग किलोमीटर है इसकी, इसका कुल क्षेत्रफल। जिसमें कि इसका उत्तरी गंगा मैदान है वो हमारे पश्चिमी यूपी से शुरुआत होती है इसकी, और पश्चिमी यूपी से लेके इलाहाबाद, फैजाबाद का क्षेत्रफल यहाँ तक ये हमारा उत्तरी गंगा का मैदान लगता है। इस क्षेत्र में दोनों खादर भी और बांगर दोनों भूमियां पाई जाती हैं। यहाँ लगी, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी
थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि गंगा नदी बह रही है। फिर नीचे की तरफ से भी सोन नदी आती है, दक्षिण की नदी आती है कुछ, यमुना का भी बहाव है यहाँ पर। अब इससे आगे आएंगे, इससे आगे बात करें तो इसके हमारा इलाहाबाद फिर मध्य है गंगा मैदान में, इलाहाबाद का क्षेत्र, फैजाबाद का, और उत्तरी बिहार का क्षेत्र आ जाता है हमारा इसमें। यह है हमारा मध्य गंगा मैदान। इस क्षेत्र में नदियां मतलब बहुत सारी नदियां आती हैं और अपना रास्ता बदलती हैं कई तरीके, जिसके लिए एक फेमस है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। बिहार का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह अपना रास्ता एक जगह से कई जगह होते हुए बदलती है, और बाढ़, इसी कारण यहाँ बिहार में बाढ़ भी बहुत ज्यादा आती है। बाढ़ आने से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। अब आता है इसका निम्न निम्न भाग, निम्न गंगा मैदान। निम्न गंगा मैदान में आता है हमारा पूर्वी बिहार और हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र एक जिला है बस, एक जिले को छोड़कर पश्चिम बंगाल के सारा हमारा ये निम्न गंगा मैदान में आ जाता है। गंगा नदी बाद में यहाँ से बिहार से और पश्चिम बंगाल से बहती हुई फिर बांग्लादेश में होते हुए डेल्टा बनाती है लास्ट में जाके। फिर हमने इसकी बात कर ली गंगा मैदान की, इसके बाद एक मैदान और आता है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र की हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नदी है, सपोज ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसी को ब्रह्मपुत्र के मैदान को हम असम घाटी बोलते हैं, असम घाटी का मैदान बोलते हैं। असम घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हिमालय और हिमालय यहाँ पर मेघालय का पठार है, इसके बीच में यहाँ से बहती, यहाँ से ये मैदान है, इसको हम असम घाटी का मैदान बोलते हैं। यहाँ से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी आई और सदिया के पास से यहाँ पर मैदानी भाग में एंट्री कर गई। सदिया जगह का नाम है जहाँ से ये मैदानी भाग में आती है, वहां से अपना मैदान बनाते हुए, वहां से बहते हुए ये और अरुणाचल प्रदेश में, असम में बहते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है, जिसमें इसको पद्मा नाम दे दिया जाता है। वहां पे पद्मा नाम दे के इसको ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों डेल्टा बनाती हुई फिर समुद्र में मिल जाती है लास्ट में जाके। असम घाटी की हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी यहाँ पर चौड़ाई सबसे कम चौड़ाई यहीं पर इसकी 80 से 100 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है यहाँ पर।